आज 1 मार्च है और इंडियन एम्बेसी की तरफ से तमाम इंडियंस के लिए मैसेज आया है कि वो यूक्रेन के शहर कीव से इमिडिएटली फ्लाई कर जाएं। इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये मैसेज आने का मतलब है कि यूक्रेन के शहर कीव में रशियन फोर्सेस इंटर हो सकती हैं, जो कि इस वार की सीरियसनेस का बताते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया ने यूक्रेन पे क्यों अटैक किया, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये जानने से पहले हम लोग कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। 1991 से पहले यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, काजाकिस्तान ये सब यूएसएसआर का हिस्सा थे। 1991 यूएसएसआर कोलैप्स के बाद 24 अगस्त 1991 में यूक्रेन ने इंडिपेंडेंट स्टेट होने का अनाउंसमेंट किया। कहने को तो 1991 24 अगस्त को यूक्रेन सेपरेट हो गया और इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, लेकिन अभी भी यूक्रेन में रशिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। वहाँ पे फ्रीडम फाइटिंग स्टार्ट हो गई। ये सेपरेटिव मूवमेंट 2015 में तब एंड हुई जब दो सेपरेट स्टेट वजूद में आई। ये दो स्टेट्स थी लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। क्योंकि इन स्टेट्स में रशिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाया जाता था, तो इनको रशिया ने बैकअप किया और उनको आर्मी सपोर्ट और फूड सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। मगर क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए थे और लड़ाइयाँ बहुत उरूज पे पहुंच गई थी, तो उसको एंड करने के लिए उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और वो एग्रीमेंट कहलाया मिन्स्क एग्रीमेंट, जो कि 2015 में हुआ ताकि इस वार को रोका जा सके। और इसी एग्रीमेंट के तहत लुहांस्क और डोनेट्स्क एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर हुई और उनको यूक्रेन और रशिया के तहत माना गया, जो कि यूक्रेन के बॉर्डर पे भी जाहिर हो गई। मगर रशियन रिजीम सोवियत यूनियन के टूटने के बावजूद भी बेलारूस, यूक्रेन, काजाकिस्तान सबको अपना हिस्सा मानती थी और कहती थी कि हमारी ही एथनिसिटी के लोग उधर बसते हैं। पुतिन चाहता था कि ये सब स्टेट्स अलग होने के बावजूद भी रशिया के साथ न्यूट्रल रहें, ना कि उसके अगेंस्ट जाएं। मगर यूक्रेन के कुछ और ही इरादे थे। यूक्रेन के रिलेशंस यूएस के साथ बहुत अच्छे थे और यूएस से उनको काफ़ी एड भी मिलती थी, और यूक्रेन चाहता था कि वो नेटो में भी शमूलियत हासिल कर ले, जो कि रशिया रिजीम के टोटली अगेंस्ट था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो नेटो की आर्मी यूक्रेन में आ जाती और वहाँ पे मिसाइल सिस्टम फिक्स कर सकती थी, जिससे कि रशिया को ईजिली टारगेट किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। रशिया के अटैक से पहले ईयू ने और यूएस ने रशिया को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया तो उनको भारी सैंक्शन उठाने पड़ सकते हैं। मगर रशिया ने या पुतिन ने बगैर किसी चीज़ की परवाह किए यूक्रेन पर अटैक कर दिया 24 फरवरी को। अब इस अटैक के बाद पूरी दुनिया के पास क्या ऑप्शन थे? एक तो ये कि इस अटैक का जवाब पावर से यानी आर्मी के थ्रू जवाब दिया जाए, नेटो फौज को इंटर किया जाए यूक्रेन में और रशियन फोर्सेस पे अटैक किया जाए। मगर ये चीज़ वर्ल्ड वॉर 3 को जगा सकती थी, जिससे कि काफ़ी जानी और माली नुकसान हो सकता था दुनिया का। पुतिन ने अपने एक बयान में ये चीज़ साफ जाहिर कर दी थी कि कोई भी इस वॉर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा तो उसका हाल बहुत बुरा होगा। दुनिया के 40 to 60% न्यूक्लियर मिसाइल्स सिर्फ रशिया के पास हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर ने कुछ घंटे पहले बयान दिया है कि पुतिन ने अपनी पूरी फैमिली को मॉस्को में बने अंडरग्राउंड बंकर में भेज दिया है, और उसके मुताबिक ये बंकर कोई छोटा मोटा बंकर नहीं है, बल्कि ये अंडरग्राउंड एक पूरी सिटी जितना बड़ा बंकर है, जिसमें हर किस्म की फैसिलिटी है जो एक सिटी में होनी चाहिए, जिससे आपको इस वॉर की सीरियसनेस का अंदाज़ा हो सकता है। तो क्या ये वॉर न्यूक्लियर वॉर की तरफ या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है? फ़िलहाल ये कहना तो अभी आसान नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर करना कोई आसान काम नहीं है। दूसरा ऑप्शंस हैं उन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस डालने का। इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑलरेडी उन पे थोड़े से डल चुके हैं, जैसे कि जर्मनी ने अपना गैस पाइपलाइन का जो डील है उनके साथ वो कैंसिल कर दिया, जबकि 50% गैस जो रशिया से जर्मनी जाती थी वो उनके इस्तेमाल में आती थी। और जैसे कि आपको पता है अभी सर्दियों का मौसम है, जो कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए। यानी कि किसी पे इकोनॉमिक सैंक्शंस डालना कोई आसान बात नहीं होती, उसमें अपनी कंट्री के लिए भी कुछ इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। नेटो ने तो बज़ाहिर काफ़ी मदद की है यूक्रेन की, उनको सप्लाइज देकर और आर्म्स देकर, मगर ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में कंपैरिजन करें तो उनकी आर्मी या उनके कोई भी फोर्सेस के इंस्ट्रूमेंट्स यूक्रेन से ऑलमोस्ट 5 to 6% ज़्यादा है। अगर सिर्फ रशियन आर्मी की बात की जाए तो 12 लाख आर्मी है, जबकि यूक्रेन में 2 से 2.5 लाख आर्मी है। खैर चलते हैं अब सैंक्शंस की तरफ।
ईयू ने और यूएस ने मिलके रशिया के चंद बैंक्स पे अभी सैंक्शंस डाला है स्विफ्ट का। स्विफ्ट बेसिकली क्या है? स्विफ्ट एक्चुअली इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेज सिस्टम है। मगर ये स्विफ्ट सिस्टम कौन कंट्रोल करता है और ये कैसे काम करता है? स्विफ्ट एक इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेज सिस्टम होता है जो कि इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन का काम करता है। यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर आपको पैसे भेजने हैं तो इस सिस्टम को आपको यूज़ करना पड़ता है और हर बैंक का एक अलग कोड होता है, स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट सिस्टम जो कंट्रोल होता है वो नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम के थ्रू कंट्रोल होता है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। और ये स्विफ्ट सिस्टम को सपोर्ट करती हैं 10 कंट्रीज़ जिनको G10 कहा जाता है, जिनमें यूके, यूएस, स्वीडन, इटली, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और कुछ हद तक स्विट्ज़रलैंड भी। वैसे तो ये स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम न्यूट्रल रहता है, मगर क्योंकि इनको ओन G10 कंट्रीज़ करती हैं तो ये वही कंट्री हैं जो कि नेटो में भी शामिल हैं। तो ये G10 कंट्रीज़ किसी भी कंट्री पे स्विफ्ट कोड का सैंक्शन लगा सकती हैं, जैसे कि अभी उन्होंने रशिया के चंद बैंक्स पे लगाया है। मगर क्या ये चीज़ रशिया को अफेक्ट कर सकती है? लॉन्ग टर्म में बिल्कुल अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि रशिया कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर में नहीं कर सकता और स्विफ्ट सिस्टम काम करता है या बैंकिंग सिस्टम डॉलर पे। यानी कि अगर रशिया पे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का सैंक्शन लगा हुआ है तो वो कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू नहीं कर सकता। मगर रशिया के साथ साथ ये चीज़ दूसरी कंट्रीज़ पे भी अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया की 49% ऑफ वेपन इंपोर्ट्स जो होती है रशिया से होती है, तो उसकी ट्रांजैक्शन बैंकिंग के सिस्टम स्विफ्ट के थ्रू ही होती है। मगर अगर रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं स्विफ्ट के तो फिर ये ट्रांजैक्शन कैसे होगी, जो कि बहुत इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पे। तो ये सैंक्शन सिर्फ रशिया को नहीं बल्कि रशिया के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। मगर इसका ऑल्टरनेटिव चाइना ने उनको दिया है। वो ऑल्टरनेटिव कहलाता है सिप्स, CIPS। उस सिस्टम के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मगर डॉलर के बजाय युआन में, जो कि चाइनीज़ करेंसी है। यानी कि चाइना और रशिया आपस में जो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, वो सिप्स के थ्रू कर सकते हैं, जो कि ऑल्टरनेटिव है स्विफ्ट का। मगर क्या सिप्स वर्ल्ड वाइड है? अगर बात की जाए कि कितनी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है ये सिप सिस्टम, तकरीबन 100 कंट्रीज़ में एक्नॉलेज हुआ है, जो कि तकरीबन 12,050 इंस्टीट्यूशन में रिकग्नाइज्ड है। और जैसे कि हालात चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटीज़ है कि ये मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में एप्लीकेबल हो जाए और स्विफ्ट को रिप्लेस कर ले सिप्स, मगर कम्प्लीटली नहीं। अभी ये बहुत आगे की बात है। फ़िलहाल करंटली स्विफ्ट पावरफुल है। यूएस, रशिया, जापान और जर्मनी के बीच एक प्रोग्राम है, सैटेलाइट प्रोग्राम, जिसे ISS प्रोग्राम कहा जाता है, जो कि 2025 तक का एग्रीमेंट है। रशिया के एक प्रोफेसर ने अपनी ट्विटर में बोला है कि अगर यूएस ऐसे ही सैंक्शंस लगाता रहा तो उस प्रोग्राम पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, और उस प्रोग्राम पे इफेक्ट पड़ने की सूरत में वो सैटेलाइट डोरमेंट हो सकती है, जो कि कोलैप्स कर सकती है। और कोलैप्स करने की सूरत में वो, क्योंकि रशिया के स्पेस में नहीं आती, वो चाइना और इंडिया के स्पेस में होती है, तो वो उधर कोलैप्स कर सकती है, जिसका वेट 5,000 टन के करीब है और जिसका साइज़ एक पूरी फुटबॉल फील्ड के जितना है। उस प्रोफेसर के इस ट्विटर मैसेज के बाद नासा ने क्लैरिफाई किया कि उनके बीच में जो ये ISS सैटेलाइट प्रोग्राम है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और यूएस का सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा। तो अगर देखा जाए ये रशिया के लिए फुल विन विन सिचुएशन है, मगर सैंक्शन से उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और ये सिर्फ रशिया या यूक्रेन के लिए मसला नहीं है, ये मसला दूसरी कंट्रीज़ के भी लिए है, क्योंकि जंग कोई भी कंट्री नहीं करना चाहती, लोग कहीं के भी मरना नहीं चाहते। मगर ये पुतिन क्यों जंग कर रहा है? क्या आपको पुतिन की एज पता है? 69। समझ तो गए होगे। चलें फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।